Okay, good morning. So last class where were we? कहाँ तक stop किया था? Coupling, है ना? Drawbacks of RC coupling and direct coupling, right? So Yes, ma'am. drawbacks क्या क्या है? क्यों एक differential amplifier use किया जाता है? op amp, right? तो just a quick revision, एकदम starting chapter का नाम क्या है? op amp, operational amplifier. ऑपरेशनल छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए. एम्पलीफायर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस विच विल strengthen the strength or improve the strength or amplify, बढ़ाएगा, increase करेगा strength of the signal इतना है तो strength increase करेगा और कोई भी पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिग्नल का चेंज नहीं होगा. उसका शेप, उसका बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी चेंज, सिर्फ उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है. समझ में आया एम्पलीफायर क्या है? अब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, अभी मुझे शायद एक एम्पलीफायर से मेरा काम नहीं होगा. जैसे मैंने गरबा का एग्जांपल दिया था, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है तो स्पीकर बीच में है, तो यहाँ पे जो खड़े हैं उन एक एम्पलीफायर छोटा सा मैंने लगाया, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, यहाँ तक वाले लोगों को सुनाई दे रहा है. लेकिन प्लेग्राउंड तो कितना बड़ा है, ग्राउंड गरबा खेलने के कितने लोग आते हैं, तो उतने दूर तक वो आवाज पहुंचेगी क्या? शायद नहीं पहुंचेगा. तो मुझे एक एम्पलीफायर से काम होगा क्या? नहीं. डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट आई मे नीड मल्टीपल स्टेजेस. इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. एक स्टेज से काम नहीं होगा, राइट? मुझे मल्टीपल स्टेजेस लगेंगे. जैसे अपन चाय या कोई भी चीज छन्नी करते हैं, तो पहली बार छन्नी करेंगे तो शायद कचरा निकलेगा, हाँ. 100% निकलेगा क्या? नहीं, मैं इसकी गारंटी No, नहीं. ma'am. थोड़ा कुछ बच सकता है ना, तो आप दोबारा छन्नी करोगे उसको, राइट? सेम चीज, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितना स्टेज चाहिए वो आप ऐड करोगे एम्पलीफायर में. अच्छा, तो ये एम्पलीफायर में स्ट्रेंथ बढ़ता कैसा है? क्योंकि उसमें गेन ऐड होता है. गेन, you know, in English we say you have gained a lot of weight. Gain, word gain means increase करना, right? Gain मतलब to increase. तो गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट. समझ में आया? और हर एम्पलीफायर का गेन होता है. तो आप मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पाउच है, ठीक है? एक पाउच में एक ही पेन है, वो पेन का कुछ तो गेन है, मतलब वेट है, ठीक है? एक ही पेन है, मैंने और 2 पेन डाल दिए, और 3 स्केच पेन डाल दिए, और 4 पेन डाल दिए. तो पहले केस में जब एक ही पेन था मेरे हाथ में वो पाउच में, और अभी 8 पेन है वो पाउच में, सेम रहेगा क्या गेन? वेट सेम No, रहेगा? ma'am. No, ma'am. नो, सेम नहीं रहेगा. पहले मेरे पाउच में सिर्फ एक ही पेन था, तो वो पेन का गेन मुझे महसूस होता था, राइट? आई गॉट द वेट और द गेन ऑफ ओनली 1 पेन. बट देन आई केप्ट ऑन एडिंग पेन्स इनटू माय पाउच. मेरे पाउच में मैं पेन ऐड करते गई, अब वो इतना मोटा हो गया है, तो ये पहले जैसे ही हल्का फुल्का है क्या? नहीं, ये बहुत काफी भारी हो गया. No, ma'am. भारी हो गया. तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो गया? सभी पेन्स के वेट्स, सभी पेन्स का जो गेन है वो पिक्चर में आ गया. सेम चीज होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में भी सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ते कैसे जाता है? क्योंकि हर एक स्टेज का गेन मल्टीप्लाई होते जाता है. समझ में आ रहा है आपको? क्या Yes, बढ़ा ma'am. है, क्या Yes, फैक्टर है? ma'am. एम्पलीफायर का स्ट्रेंथ बढ़ा, एम्पलीफायर से आउटपुट जो मिलता है वो सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है. ऐसे क्या फैक्टर है? इट इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर. ओके, एंड दैट गेन ऑफ द एम्पलीफायर, अच्छा वो डिवाइस के है चीज अंदर है क्या कि वो गेन बढ़ाता है? that yes, correct, you are right, it is a transistor, BJT ट्रांजिस्टर. समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद फिर दो एम्पलीफायर्स कनेक्ट करने के लिए हम मेथड को क्या बोलते हैं? कपलिंग.
है ना, कपलिंग। दो चीज को जोड़ना है तो जोड़ने को कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आरसी कपलिंग, एलसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। तो ये जो ओपैम है, जो चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें भी ये भी एक एम्पलीफायर है, इसमें भी अलग अलग मल्टी स्टेज है ये, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस है। तो इसमें कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे? तो इसमें यूज करते हैं ये जो मैंने अभी बोला, वो लिस्ट में से एक भी नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी बोला कपलिंग के लिए, आरसी, एलसी, ट्रांसफार्मर और डायरेक्ट। एक टाइप का डायरेक्ट कपलिंग ही यूज करते हैं ओपैम में, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो मैंने ड्रॉ किया है। व्हाट इज इट? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो क्यों यूज करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर? और आरसी, एलसी और वो सब क्यों ये कर दिया? I had told you this last class में. I'm not going into details क्योंकि फिर आज का टॉपिक फिर डिले हो जाएगा. Okay, you please see that video. RC coupling क्यों? Why is it problematic? RC उसमें C आता है, कैपेसिटर है ना, एंड कैपेसिटर इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फैक्टर, राइट? उसमें कैपेसिटर को रिएक्टेंस होता है कि नहीं? यस मैम। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी जैसे कम होगा वैसे रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा। रिएक्टेंस मतलब कोई आपको रोक रहा है, तो इसमें सिग्नल पास होने के लिए किसी ने रोकना चाहिए क्या? नहीं रोकना चाहिए। मुझे सिग्नल बहुत आसानी से निकलना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे निकलेगा क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसीज में आपको बहुत ज्यादा रिएक्टेंस मिलेगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ऐसा है उसमें आरसी कपल्ड में, दिस वाज अबाउट लो फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज में यू गेट इन्फिनिटी, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इन्फिनिटी रिएक्टेंस मिलेगा। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज बीटा फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इट डिक्रीजेस, ओके, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये सब सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, पीएन है ना। हर दो जंक्शन में एक कैपेसिटर अंदर ही अंदर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है बेस टू कलेक्टर, दैट मींस इट इज सीबीसी। यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है सीबीई। यहाँ पे कैपेसिटेंस मिलता है। जहां पे कैपेसिटेंस आया वहां पे आपको गेन का प्रॉब्लम होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी में भी मुझे गेन कम मिल रहा है, तो गेन कम मिलना चाहिए क्या? मेरा आउटपुट कम होना चाहिए क्या? आउटपुट कम होगा तो फिर मैंने एम्पलीफायर लगाया ही क्यों? मुझे आउटपुट तो बढ़ा हुआ चाहिए ना, मुझे आवाज ठीक से आएगी ही नहीं तो मैंने एम्पलीफायर लगाया ही क्यों? सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ आरसी, राइट? Now the next is direct coupling. Direct coupling, I'm really going really fast because I have to start a new topic. Okay, direct coupling में क्या प्रॉब्लम है? नॉइज आता है, फिर there's problem of drift, आउटपुट चेंज होते जाता है, इनपुट इनपुट नहीं चेंज हो रहा होगा तो भी आउटपुट चेंज होते रहता है। आउटपुट इनपुट अगर कुछ दिया नहीं है तो भी आउटपुट बढ़ता है, तो ऐसे सब चीजें नहीं होना चाहिए। सो डायरेक्ट कपलिंग इज आल्सो नॉट यूज्ड, बट वी यूज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट कपलिंग व्हिच इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। समझ में आया? और इसका क्या एडवांटेजेस है? बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। वो बाकी केस में क्या, एक का आउटपुट दूसरा का इनपुट बनता है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो दो अलग अलग इनपुट दे रहे हैं, दो अलग अलग सप्लाई है, ओके। We have two different supplies, दो डुअल पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। डुअल पावर सप्लाई यूज करने से क्या होता है? वी कैन गेट टू टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। कलेक्टर पे दो आउटपुट निकलेगा, हर ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से आउटपुट लिया जाता है। आप प्लीज बेसिक्स एक बार 11th में अपन कर चुके हैं, राइट? आउटपुट लिया जाता है, सो वी गेट टू आउटपुट्स। एसी डीसी कैसा भी सिग्नल हो एम्पलीफाई करेगा। ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, नॉइज का प्रॉब्लम नहीं है, जो खराब सिग्नल्स आते हैं बीच में उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। सो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यस।
इट इज और Yes, ma'am. बहुत कॉमनली यूज हुआ, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंटीग्रेटेड आईसीज। ये सब चीजें जो है ना, ओपैम हो या फिर और कोई सम सर्किट हो, ये सब आप लगाते बैठोगे क्या ब्रेडबोर्ड पे? नहीं, आपको एक कॉम्पैक्ट पैकेज में मिलता है, इट इज नोन एज आईसी। आईसी का मैंने फोटो दिखाया था आपको, याद है आपको? आईसी में मिलता है ब्लैक कलर का। प्रैक्टिकल्स अगर अभी प्रैक्टिकल्स तो नहीं है चालू, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको दिख जाता था, वो आईसी में अवेलेबल रहता है। तो ये सब आईसी में यूज होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसका नाम डिफरेंशियल क्यों है, ये भी मैंने पिछले बार बताया था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंस एम्पलीफायर क्यों है? बिकॉज इन डिफरेंट, क्योंकि वो आउटपुट का डिफरेंस करके दिया जाता है। absolutely right, because the output what we जो एम्पलीफाई करता है, वो जिस कौन सा सिग्नल को एम्पलीफाई करने वाला है, वो it will amplify the difference of two signals. कितने इनपुट्स हैं यहाँ पे? मैंने क्या बोला? दो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पे, they are coupled, they are connected together and you have two inputs. और ये जो एम्पलीफायर है वो किसको एम्पलीफाई करने वाला है? The difference of two inputs. ठीक है? और दोनों इनपुट में अगर कोई कॉमन सिग्नल है, so it will reject the common signal. Any common signal it will have, it will reject it. Okay? तो हमने एक एग्जांपल भी देखा। For example, V1 is 5 volt and V2 is 3 volt. ठीक है? कितना होगा एम्पलीफिकेशन? 5 minus 3 मतलब 2 वोल्ट। तो इसका एक अलग तरीका है देखने के लिए। मैथमेटिकली तो 2 वोल्ट आ गया, बट 3 वोल्ट इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना? 3 को पार करके ही 5 आएगा। यस मैम। 3 इसमें भी है, उसमें भी है। तो कॉमन कौन सा था? 3 वोल्ट। तो उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, 3 को निकाल दिया, इसमें से भी 3 को निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। इसमें से 3 को निकाल दिया, कितना बचा? 2। समझ में आया? It will reject any common signal on both the inputs. It will reject it. और जो बचा कुछ डिफरेंस है उसको वो एम्पलीफाई करेगा। क्लियर है? समझ? यस मैम। अब ऐसे ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में यूज होता है और सबसे ज्यादा तो ये ओपैम्प में यूज होता है। तो इसका हम आज वर्किंग देखेंगे। ठीक है? वी विल सी द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो ना इसमें क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि बोथ द ट्रांजिस्टर शुड बी आइडेंटिकल। अलग अलग ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे तो कुछ कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं, है ना? कभी भी कोई चीज कंपेयर करते हो या फिर करते हो तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बोथ द ट्रांजिस्टर्स हैव टू बी मैच्ड। ओके? उनका बीटा फैक्टर, उनका उसका VBE, उसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम होना चाहिए। एक ही फैमिली, एक साथ काम करने वाले लोग हैं ना, तो वो दे शुड बी मैच्ड, मतलब वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है? सो दे शुड बी मैच्ड। RC1 should be equal to RC2. Internal, if there is a resistance at the input, that should be equal. बीटा फैक्टर दोनों ट्रांजिस्टर्स का सेम होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है। समझा क्या? ना अभी हम पहला केस देखेंगे। ठीक है? अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आप छोटे छोटे नोट्स लिख के ले रहे हो तो छोटे छोटे नोट्स लिख के लो। ठीक है? दो केसेस में हम इसका वर्किंग सीखेंगे। ठीक है? केस 1, दो केस में सीखेंगे। केस 1 सीखेंगे। ठीक है? पहले हम फर्स्ट केस में सिर्फ Q1 को ध्यान देंगे। समझ में आया? We are going to take only Q1. Okay? Now when we are taking Q1, I am going to इधर इनपुट दे रहे हैं Q1 को, Q2 का जो इनपुट है वो मैं ग्राउंड कर रही हूँ फॉर टाइम बीइंग। ठीक है? आई एम पुटिंग इट ऑन ग्राउंड। तो इसको ध्यान से देखो, हर ट्रांजिस्टर को जब हम इनपुट देते हैं देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट, है ना? उसको जब हम बायसिंग देते हैं, बैटरी लगाते हैं, सो इट इज नोन एज कॉन्फ़िगरिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर। इस केस में
यहाँ पे बेस में इनपुट दिया है, आउटपुट लिया है कलेक्टर से, दिस इज नोन एज विच कॉन्फ़िगरेशन? इट इज नोन एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। So since we are taking output over here, this is a common emitter configuration. ठीक है? And now in common emitter configuration क्या होता है कि in such a configuration always output what we get is out of phase. आपको in phase और out of phase का मतलब मैंने समझाया था. I'll just quickly repeat. यस मैम। ये है मेरा एक सिग्नल, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. इन फेज मतलब इन फेज मतलब यू आर इन विथ मी, यू आर विथ मी, तो आप मैं जैसे हूं वैसे ही रहोगे. दिस इज नोन एज इन फेज. आउट ऑफ फेज मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ आउट, मतलब क्या? इसका कंप्लीटली उल्टा. समझ में आया इन फेज और आउट ऑफ फेज? यस मैम। और कितने डिग्री से आउट ऑफ फेज है ये भी हमने 11th में किया है. कितने डिग्री से? यस मैम। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, 90, 180, 180, 360. 70, 360। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? 90 डिग्री से। नहीं, ये 180 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से 180 से स्टार्ट हो रहा है. यस दिस इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. समझा क्या? क्लियर है? यस मैम। तो अभी यहाँ पे कॉमन एमिटर में क्या होता है? आउटपुट पे वी गेट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल. ठीक है, ये हो गया इसका. मैंने इनपुट दिया था इसको. इनपुट तो ऐसा ही रहेगा ना, नॉर्मल सा. ठीक है आउट ऑफ फेज दिख रहा है, उल्टा है, राइट? फाइन. यस मैम। Signal goes over here, it follows the emitter, and uses this path. Okay, अब ये जो सिग्नल एमिटर को फॉलो कर रहा है, that means the transistor is working in emitter follower configuration. ठीक है, एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन. तो ये फॉलो कर रहा है, एमिटर को फॉलो कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है and it is going to this particular transistor. Okay, now this particular transistor is in common base configuration. Okay, common base configuration है, मैंने ग्राउंड कर दिया भी इसको. ठीक है, it is following the emitter. In common base configuration we get output in phase. Normal कहाँ पे ले रहे हैं अपन आउटपुट? यहाँ पे. जैसा इनपुट है वैसा ही जा रहा है मेरा आउटपुट. तो ये इनपुट इधर से ऐसे गया, एमिटर को फॉलो किया, इधर से इधर आया, तो ये इनपुट इधर वैसे की वैसे आया, और आउटपुट पे यू गेट अ इन फेज सिग्नल. समझ में आया? वी गेट इन फेज सिग्नल और एम्पलीफाइड, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, एम्पलीफाइड इन फेज सिग्नल. इसलिए ये जो इनपुट है, एम्पलीफिकेशन किसमें हुआ? इसमें हुआ है एम्पलीफिकेशन. ये जो आउटपुट 2 है उसमें एम्पलीफिकेशन दिख रहा है. ठीक है, तो ये वाले इनपुट को इसलिए बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. जो भी इनपुट जहां से मुझे सेम वैसे के वैसे ही सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में, दैट इज नोन एज अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. इन्वर्टिंग का मतलब समझते हो ना? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्वर्टिंग. इन्वर्टिंग मतलब उल्टा. नॉन इन्वर्टिंग मींस उल्टा नहीं करेगा वो. उल्टा नहीं है. समझ में आया? तो इसमें उल्टा कौन सा नहीं कर रहा है? यहाँ पे ये वाला आउटपुट, सेकंड आउट, एम्पलीफिकेशन यहाँ पे हो रहा है इसीलिए. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. क्लियर है? समझ में आया? अब केस 2. ठीक है, लेट अस टेक केस 2. अब कोई बता सकता है मुझे केस 2 में हम क्या करेंगे? उल्टा करना है सब कुछ. कौन बताएगा? इन केस 2 में हम Q2 को हीरो बनाएंगे और Q1 के इनपुट को हम ग्राउंड कर देंगे. ठीक है, सेम चीज वापस. अभी हीरो कौन है? Q2. चल, okay, now in this case, in the second case we have got input at the second transistor Q2. Okay, now what will happen in the input when input is given to the second transistor? Again, this will act, it has got dual power supply and everything. Okay,
Now this will again act as a common emitter configuration. Okay, now the problem over here is it is in the common emitter configuration, but when it is following the input has to follow the emitter also, emitter follower bhi hoga, same case, that time it becomes in the common collector combination. ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इनपुट दे रहे हैं, the input is obviously a sinusoidal wave. Output what we get, now this is the reversal here. Output what we get is 180 degree out of phase. Okay, we are getting 180 degree out of phase in this configuration. Again, input is following the emitter follower configuration. Emitter follow कर रहा है क्योंकि यहाँ पे input है क्या input नहीं है. No ma'am. So the signal is following the emitter. Emitter. Following here, it comes to here. Base is ground. It is in common base configuration. ठीक है, यहाँ पे भी signal आ गया. Over here also we get same signal. कुछ वो बेचारा कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता. उसका input भी ground है. तो जो सिग्नल आया वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही दिखेगा उसको. तो जो सिग्नल है उसने वैसे के वैसे आउटपुट पे दिया. इट इज इन फेज. समझ में आया? सेम केस जैसे अपन ने पहला केस किया वैसे ही ये केस भी कर रहे हैं. समझा क्या? सेम केस. यहाँ पे जब इनपुट था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउट ऑफ फेज था सिग्नल. फिर एमिटर को फॉलो करते करते इसको सिग्नल दिया. इस बेचारे के पास इनपुट था ही नहीं. मैं केस 1 की बात कर रही हूँ. ठीक है, इनपुट था ही नहीं. जो इनपुट दिखा उसको उसने वो आउटपुट पे दे दिया, लेकिन एम्पलीफाइड फॉर्म में. ठीक है, अब मैंने इसको ग्राउंड किया है, इसको इनपुट दिया है. सेम चीज. अब ये बन गया कॉमन एमिटर में, है ना. अब ये वाला ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर बना. तो कॉमन एमिटर में हमेशा आउटपुट इज आउट ऑफ फेज. इसने आउट ऑफ फेज दे दिया. अब इसका इनपुट गया किधर? इधर. इस बेचारे के पास इनपुट है क्या? खुद का इनपुट नहीं है. तो क्या करेगा? इसने जो दिया वही देगा. उसने वही दे दिया इन फेज. समझ में आया? दोनों केस क्लियर है क्या? तो दिस इज सो. देखो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है. ये सिग्नल बड़ा है, ये सिग्नल बड़ा है. ये बड़ा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ. दिख रहा है बड़ा? That means inverting. That means the inverted signal is amplified. Therefore, this input is known as inverting terminal or inverting input. मतलब आप ये वाले सेकेंड इनपुट पे अगर इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट उल्टा दिखेगा. इट इज इन्वर्टिंग इनपुट. समझ में आया? क्लियर है? Yes ma'am. यही चीज ओपैम में चिपकाया गया है. क्लियर है? लेकिन हाँ, ये एक ही स्टेज हुआ. ओपैम में एक स्टेज से होगा क्या? नहीं, गेन बढ़ाना है तो हम 2 स्टेज यूज करते हैं. 2 या 3 डिपेंडिंग. अभी इसमें इंटरनेट एक्चुअली ओपैम से इसमें 2 ही स्टेज यूज करते हैं. ठीक है, कैन वी सी? सो दिस इज हाउ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क्स इनसाइड. आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? आप 2 केसेस में एक्सप्लेन. पहले तो आप कनेक्शन आप बोलोगे कि दोनों मैच होने चाहिए. ट्रांजिस्टर्स बीटा फैक्टर्स का VBE, RC1 RC2 वो सब मैचिंग होना चाहिए. देन यू विल टेक केसेस. केस 1, इनपुट 1 इज गिवन, इनपुट 2 ग्राउंड. ठीक है, आउट ऑफ फेज इन फेज 2 आउटपुट मिलता है. केस 2, इनपुट 2 दिया है, इनपुट 1 ग्राउंड. फिर से आउट ऑफ फेज और इन फेज 2 सिग्नल मिलता है. समझा क्या? क्लियर है? Yes. तो यही है फायदा डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलने से. हमको 2 इनपुट 2 आउटपुट मिलता है, इन फेज और आउट ऑफ फेज. आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा, आपको इन्वर्टिंग आउटपुट चाहिए या इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देना है या नॉन इन्वर्टिंग पे चाहिए. आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसे लीजिए. समझ में आया? क्लियर है? Yes ma'am. Working is clear. Differential amplifier. Now we'll see the block diagram of the op-amp.